हेलो दोस्तों, तो आज हम देखेंगे ओम्स लॉ। अब ओम्स लॉ जो है वो डिस्कवर किया था जॉर्ज सिमन ओम ने। जो जॉर्ज भाई थे वो एक जर्मन साइंटिस्ट थे और उन्होंने ओम्स लॉ की जो डिस्कवरी है वो 1927 में करी थी। अब ओम्स और ऐसे और भी जो एक्सपेरिमेंटल लॉज हैं उनसे हमें बहुत कुछ सीखने मिलता है। तो ट्राई करना कि ये वीडियो आखिरी तक देखो, तो हम लोग और भी जो टाइप ऑफ एक्सपेरिमेंट्स हैं और भी जो टाइप ऑफ फिज़िक्स हैं हम वो समझेंगे कि वो कैसे वर्क करती है और अपने आसपास हमने जो भी डिस्कवरीज़ देखी हैं वो किस पार्ट ऑफ फिज़िक्स के अंडर लाई करती है। अब हम चलते हैं ओम्स लॉ पे। तो जो जॉर्ज भाई थे उनको बहुत चुल थी। अब 15 साल पहले हमारे टाइम पे प्रोजेक्ट्स भी ऐसे ही होते थे कि एक छोटी सी मोटर आती थी, तो लोग वो मोटर में वो चपटी वाली बैटरी जोड़ के विंडमिल बना दिया करते थे और उसकी जो है प्रेजेंटेशन होती थी। जॉर्ज भाई थे, उनको भी ऐसी चुल थी, वो भी इलेक्ट्रिकल सर्किट उसके साथ काम करते थे। अब वो इलेक्ट्रिकल सर्किट में अलग अलग चीज़ें जोड़ के तोड़ के देखते रहते थे। अब उन्होंने क्या किया कि उनको ये करते करते कुछ चीज़ें उन्होंने देखी। कुछ देखेंगे ओके ठीक है, कुछ दिखाऊंगा, क्या देखा? कुछ महसूस कराऊंगा। तो अब उनके अंदर की जो चुल थी उसकी पूर्ति करने के लिए वो ऐसे ही अलग अलग मटेरियल ला के सर्किट में जोड़ तोड़ करके देखते रहते थे। अब ऐसे ही उनको किसी दिन दिखा होगा कि यार जो करंट है वो तो वेरी कर रहा है, ये सब अलग अलग मटेरियल चेंज करने पे या फिर रेजिस्टेंस चेंज करने पे। उन्होंने क्या किया कि ये जो एक्सपेरिमेंट्स वो रैंडम अपनी चुल को पूर्ति करने के लिए करते रहते थे, उन्होंने उसको थोड़ा फॉर्मलाइज्ड वे में किया। जब उनको कुछ एक पैटर्न दिखने लगा तो उन्होंने सबसे पहले तो ये नोटिस किया कि जो करंट है वो दो चीज़ों पे डिपेंड करता है। एक तो कि तुम वोल्टेज कितना अप्लाई कर रहे हो, जैसे ये हमारा सर्किट है, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है और ये मैंने वोल्टेज लगा दिया है, तो वोल्टेज कितना वेरी कर लगा रहे हो। और ये जो पूरा वायर है या फिर अभी के लिए ये मान लो कि हम ये मटेरियल जो लगा रहे हैं उसका जो रेजिस्टेंस है पे डिपेंड करता है कि जो करंट है वो कितना फ्लो होगा। तो अभी ये तो समझ में आ गया कि दो चीज़ों पे डिपेंड कर रहा है। अब कैसे डिपेंड कर रहा है ये देखने के लिए उन्होंने और एक्सपेरिमेंट्स किए। अब और एक्सपेरिमेंट्स जो हैं वो उन्होंने इनिशियली एक पैटर्न देखा। अब वो पैटर्न के ऊपर उन्होंने लॉजिक लगाया। तो देखो, जैसे मैंने देखा, तो अब उन्होंने क्या किया, अब उन्होंने देखा होगा कि मतलब जो रेजिस्टेंस है उसको कांस्टेंट रख रहा हूँ मैं, तो वोल्टेज 1 वोल्ट लगा रहा हूँ मैं, तो करंट जो है वो भी 1 वोल्ट आ रहा है। अगर मैं इसको बढ़ा के 2 वोल्ट कर दे रहा हूँ, सॉरी एम्पियर आ रहा है, तो अगर मैं इसको बढ़ा के 2 वोल्ट कर दे रहा हूँ तो करंट भी 2 एम्पियर हो जा रहा है। तो अब क्या हुआ, उन्होंने एक पैटर्न देखा चीज़ का फॉर्मूला देने के लिए। तुम ऐसे 2 डेटा पॉइंट से तो बोल नहीं सकते हो, तो इसको प्रूव करने के लिए उन्होंने मल्टीपल एक्सपेरिमेंट्स करे होंगे जिससे उनको ये पैटर्न कंसिस्टेंटली दिखा। तो उन्होंने क्या बोला इसके बेसिस पे कि जो वोल्टेज है इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट। अब वोल्टेज जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि वोल्टेज डिवाइड बाय करंट विल बी अ कांस्टेंट। अब ये जो कांस्टेंट था ये इसको रेजिस्टेंस बोल दिया गया, तो यहाँ से हमको ये फॉर्मूला मिल गया V इज़ इक्वल टू आई आर, जहाँ पे R जो है इट इज़ अ कांस्टेंट फॉर अ गिवन मेटालिक वायर। तो जो भी उन्होंने मेटालिक वायर यूज़ किया होगा, क्योंकि उस टाइम प्रॉपर रेजिस्टेंस नहीं थे तो उन्होंने मेटालिक वायर यूज़ किए थे। अब वो कुछ और एक्सपेरिमेंट्स कर रहे थे। अब उन्होंने पहले समर में किया था, अब उन्होंने सेम एक्सपेरिमेंट को विंटर में किया। उन्होंने देखा कि यार करंट की रीडिंग आई वो थोड़ी अलग आई, तो उनको इससे क्या पता चला, टेंस है इट चेंजेस विद टेम्परेचर। अब उन्होंने ये जो सीरीज़ ऑफ एक्सपेरिमेंट्स करे ये एक लॉजिकल ऑर्डर में करे। तो जो भी एक्सपेरिमेंट लॉजिकल ऑर्डर में करे जाते हैं उनको बोलते हैं हम एम्पेरिकल एक्सपेरिमेंट्स। अब एम्पेरिकल एक्सपेरिमेंट्स जो हैं वो फिज़िक्स की एक्सपेरिमेंटल फिज़िक्स ब्रांच के अंडर आते हैं। अब ऐसे और कौन कौन से टाइप की फ़िज़िक्स होती हैं, एक होती है हमारी थ्योरेटिकल फ़िज़िक्स। थ्योरेटिकल फिज़िक्स वो होती है मैथमेटिकल फार्मूलाज यूज़ करके, प्री एग्जिस्टिंग थ्योरम्स यूज़ करके हम कुछ थ्योरीज़ देते हैं, और हो सकता है कि उन थ्योरीज़ को प्रूव करने के लिए हमारे पास एडिक्वेट इक्विपमेंट्स ना हो। जैसे कि उस टाइम जब आइंस्टीन ने जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी दी थी तो उस टाइम हमारे पास इतने एडवांस इक्विपमेंट ही नहीं थे कि इसको प्रूव करने के लिए एक्सपेरिमेंट
कंडक्ट करे जा सके, पर आज के टाइम पे हो रहे हैं। उनकी कुछ थ्योरीज जो हैं वो प्रूव भी हो रही हैं, थ्योरेटिकल फिजिक्स का पार्ट है। अब आता है अप्लाइड फिजिक्स। अप्लाइड फिजिक्स में हम क्या करते हैं, इन जनरल लोगों के लिए यूज़ के लिए ज़रूरी चीज़ें हैं जैसे कि लेज़र्स और इलेक्ट्रॉनिक्स, उनका डेवलपमेंट होता है। फिर आती है एस्ट्रोफिज़िक्स, जिसमें हम ब्लैक होल्स, सोलर सिस्टम, इन सब के बारे में स्टडी करते हैं। फिर आती है पार्टिकल फिज़िक्स, हिग्स बोसॉन की डिस्कवरी हुई थी। हिग्स बोसॉन वो द लास्ट पार्टिकल जिसकी डिस्कवरी हुई है। फिर पार्टिकल एक्सेलरेटर्स होते हैं। न्यूक्लियर फिज़िक्स, तो न्यूक्लियर फिज़िक्स में रिसेंट में एक मूवी आई थी ओपेनहाइमर, तो उसमें वो न्यूक्लियर फिजन और न्यूक्लियर फ्यूजन यूज़ करके वो एटॉमिक बॉम्ब बनाते हैं, तो दैट कम्स अंडर न्यूक्लियर फिज़िक्स। अब ज़रूरी नहीं है कि अगर जहाँ पे एक्सपेरिमेंट हो रहा है तो वो सिर्फ एक्सपेरिमेंटल फिज़िक्स का पार्ट हो, वो कुछ कॉम्बिनेशन भी हो सकते हैं। तो जैसे एक्सपेरिमेंटल न्यूक्लियर फिज़िक्स हो सकती है जहाँ पे न्यूक्लियर फिज़िक्स की चीज़ों से आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, या फिर थियोरेटिकल हो सकती है जिनके आपको अभी प्रूव करने के लिए आपके पास कुछ भी इक्विपमेंट्स नहीं है। जो भी एग्जिस्टिंग थ्योरम्स और मैथमेटिकल फार्मूलाज हैं उनसे वो बैक करके आप थ्योरीज दे रहे हैं अपनी। ये अलग अलग टाइप की फ़िज़िक्स होती हैं। अगर इनमें आपको इंटरेस्ट आए तो जाके पढ़ो, इनमें रिसर्च होती है। आप जाके इंजीनियरिंग फ़िज़िक्स ब्रांच ले सकते हो, उसके बाद आप पीएचडी भी कर सकते हो इन सब चीज़ों में। ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है। अब हम देखते हैं कि रेजिस्टेंस में जॉर्ज भाई ने जो एक्सपेरिमेंट करे उसमें उन्होंने क्या देखा कि जब हम लेंथ को डबल कर रहे हैं तो हमारा जो रेजिस्टेंस है वो भी डबल हो जा रहा है। जब हम थिकनेस को डबल कर रहे हैं तो हमारा रेजिस्टेंस जो है वो हाफ हो जा रहा है। तो इससे क्या पता चला कि रेजिस्टेंस जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ हो गया, और रेजिस्टेंस जो है इट इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया हो गया। अब हम इससे ये भी बोल सकते हैं कि रेजिस्टेंस इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ डिवाइड बाय एरिया। हमारे पास जब भी प्रोपोर्शनैलिटी होती है तो हम वहाँ पे उससे फॉर्मूला बना सकते हैं एक कांस्टेंट लगा के। तो वही हमने यहाँ पे किया, रेजिस्टेंस इज़ इक्वल टू रो इंटू एल बाय ए। तो यहाँ पे रो जो है वो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस है, ये हर मटेरियल के लिए कांस्टेंट होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा ओम्स लॉ एंड होता है, और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो हम डालते रहेंगे जिसमें कि ना सिर्फ एनसीईआरटी की थ्योरीज पढ़ रहे हैं पर हम उनके पीछे की कहानियाँ जान रहे हैं, लोग ये सारी चीज़ें करते कैसे हैं। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अगर कुछ भी डाउट्स हो तो कमेंट कर देना, हम लोग लाइव सेशन वगैरह भी कंडक्ट करना चालू करेंगे। मिलते हैं जल्दी। ओके, बाय बाय।